पहला पॉइंट है कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा, ठीक है। तुम बताओ, बंद करो कॉपी, कॉपी बंद कर दो, 2-5 मिनट में रिवाइज करना है हमें। इन्वेंट्री की डेफिनेशन याद है तुम्हें? हाँ बोलो। हाँ याद? हाँ बताओ। ठीक है। और इंग्लिश वाला था हिंदी? ठीक है, तुम्हें लैंग्वेज प्रॉपर याद नहीं हो रही, मीनिंग तो पता है ना पैसा। इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा ऐसा कोई भी एसेट जिसे हमने बेचने के लिए रखा हो, या जो इन दी प्रोसेस हो, या फिर जिसे हम कंज्यूम करेंगे इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री मीन्स एनी एसेट, कोई भी एसेट जो आपने हेल्ड किया है, ठीक है, फॉर सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। रेंडरिंग ऑफ सर्विस में मैंने बताया था कि जैसे टीचिंग कर रहे हैं तो जो नोट्स अपने हैं वो क्या बन जाएंगे? इन्वेंट्री बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया था हमने? वैल्यूशन। इन्वेंट्री में वैल्यूशन क्या होता है? फिनिश गुड्स को कैसे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट एंड आर बिच वैल्यू है। वर्क इन प्रोग्रेस को कॉस्ट एंड आर बिच वैल्यू है। मॉड्यूल में कुछ भी लिखा हो तुम्हें यही फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ। दो चीजें फॉलो मत करना, ठीक है? तुम्हें लगेगा कि ऐसा सही है वैसा सही है, फंस जाओगे। जो तुम्हें लिखवाया जा रहा है वो बहुत सोच समझ के लिखवाया जा रहा है, तुम उसी को फॉलो करना, ठीक है? कहीं नहीं सुनना। और रॉ मटेरियल के लिए क्या करें? कॉस्ट पे। नॉर्मली किस पे? कॉस्ट पे। लेकिन क्या हो, अगर उससे बनने वाला फिक्स गुड्स सस्ते पे बिकने की संभावना हो तो कितने पे दिखाएंगे हम? ओके, तो उसको हम कम पे दिखा देंगे, है ना? कम होगा तभी ऐसी बात आएगी। ये हो गया वैल्यूशन। और तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होगा बताएं? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो अगर हम इसको पूरा कंप्लीट कर लें, सही करके बेचें, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितने में बिकेगा, इसको कंप्लीट करने में कितना खर्चा लगने की संभावना है, और कितना इसके बेचने पे खर्चा आ जाएगा, उसे हम बोलते हैं एनआरपी। ठीक है, तो एनआरपी हो गई। फिर हम बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट में क्या आता है? कॉस्ट में आती है कॉस्ट ऑफ परचेज एंड इंक्लूड कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन। फिर से मैं बोल देता हूँ, ठीक है? सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा? तो परचेज कॉस्ट एंड इंक्लूड्स कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन में पहुंचाने का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो कौन कौन से खर्चे लगते हैं? लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड किस बेसिस पर जोड़ेंगे? एक्चुअल। और फिक्स ओवरहेड नॉर्मल कैपेसिटी। लेकिन अगर प्रोडक्शन कम हुआ हो तो किस पे? नॉर्मल। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ हो तो एक्चुअल कैपेसिटी पे वन करेंगे। देखिए, इतना हमने डिस्कस किया था। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो भी होगा, अनएब्जॉर्ब्ड रिकवरी होगी जो अंडर रिकवरी ऑफ फिक्स एसेट, उसको कहाँ ले जाएंगे? P&L में चार्ज कर देंगे। हाँ, इसका कॉस्ट का फॉर्मूला पढ़ लिया था हमने। क्या होता? परचेज प्राइस आएगा, और जो टैक्स का रिफंड नहीं करना वो जोड़ेंगे, और कोई डिस्काउंट दिया तो उसको माइनस कर देंगे। रास्ते में कैरियर्स वगैरह लग रहा है उसको भी हम क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। फिर इसके आगे क्या डिस्कस किया था हमने? हाँ, जब भी आप वैल्यू करेंगे या तो आइटम बाय आइटम वैल्यू करेंगे, अगर वो इंटरचेंजेबल नहीं है। अगर वो इंटरचेंजेबल हैं तो कैटेगरी वाइज, लेकिन ग्लोबल बेसिस पे तो कभी भी काउंटिंग नहीं होगी। ओके, एनआरबी का एक क्वेश्चन कराया मैंने तुम्हें, और बस यही तक थी क्या? नहीं, एक पॉइंट पढ़ा था हमने, कौन सी चीज़ें कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। चलो ये वाला ध्यान से बताने, थ्योरी में पूछा जाता है कौन सी चीज़ें? एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। एबनॉर्मल लॉस कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, है ना? अगर डायरेक्टली रिलेशन नहीं है तो एडमिन का खर्चा नहीं जोड़ेंगे। लेकिन वो बोलते हैं कि सेट, अगर वो बोले कि डायरेक्टली रिलेटेड है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ एक अकाउंटेंट बिठाया गया पूरी अकाउंटिंग देखने के लिए, तो उसको इन्वेंटरी कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ऐड करेंगे, ठीक है? चौथा, स्टोरेज का खर्चा नॉर्मली नहीं आएगा, लेकिन प्रोडक्शन में टाइम लग रहा है तो वो इंक्लूड हो सकता है। ऐसे इंटरेस्ट नॉर्मली इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन में टाइम लग रहा है तो किया जाएगा। इनके एग्जाम्पल क्या बताए थे मैंने? भाई, शराब बनने में टाइम लगता है तो वो, हाँ बोलो, फिर से बोलना। टैक्स अगर आईटीसी नहीं मिले तो कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, आईटीसी मिलेगी तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, सिंपल। हाँ ठीक।
3-4 बातें और पढ़नी, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। अभी जो लिख रहा हूँ साथ में लिखते जाना, ठीक है। कौन सा पॉइंट होगा ये, कौन सा, 10th पॉइंट। देखें, नॉर्मल लॉज लिख लेना, तुम सुन लो ध्यान से, तुम्हें आता है। इट इज अनअवॉइडेबल इन नेचर, इसको हम रोक नहीं सकते। जैसे आप पेट्रोल को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करें तो थोड़ा ना थोड़ा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, जैसे पेट्रोल उड़ जाना, लकड़ी का सूख जाना, ये कुछ नॉर्मल लॉस के एग्जांपल हैं। एब नॉर्मल लॉस, लिखते जाओ स्पीड में।
लिया। लिख लिया सभी ने? पक्का? लिखने में थोड़ा स्पीड मेंटेन करना, जितना ज़्यादा टाइम बचेगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। देखें, नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट पे चार्ज करते हैं। ये प्रोसेस वगैरह में पढ़ा होगा, वही एग्जैक्टली। बोलिए कॉस्ट पढ़ा रहे हैं क्या आप? नहीं पढ़ा रहा मैं, देखो ये सुनो। और एबनॉर्मल लॉस को हम कहाँ चार्ज करते हैं? P&L में। एबनॉर्मल लॉस ऐसे होते हैं जिन्हें बचाया जा सकता था, आपने अपनी गलती की वजह से क्या कर दिया है, नुकसान कर दिया। मैं नहीं सुन रहा हूँ। तो इट इज़ लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस, इट कैन बी अवॉइडेड, दिस लॉस इज नॉट चार्ज टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बट चार्ज टू P&L अकाउंट, इट इज़ ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। इसको हम एक्सपेंस जैसा मानते हैं और कहाँ चार्ज कर देते हैं? P&L में चार्ज कर देते हैं। हाँ हाँ, लॉस टाइप से मानते हैं। AS में लिखा हुआ है कि इसको एक्सपेंस जैसा ट्रीट किया जाएगा, इसलिए मैंने वो लाइन लिखवा दी कि तुम्हें कहीं मिले तो परेशान ना हो, बाकी लॉस है वो। ये एक एग्जांपल लिया है हमने। इनपुट क्वांटिटी कितनी है? 5000 यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 100। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था 4%, मतलब कितना? 200। एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 300। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? 100। तो हम कैसे निकालेंगे एबनॉर्मल लॉस? और मैंने एक लाइन लिखी कि होल प्रोडक्शन इज लाइंग इन स्टॉक। देखें, हम सबसे पहला पॉइंट करते हैं इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। ये सब आता होगा तुम्हें, ठीक है? तो ये कैसे बनता है बताना? टोटल कॉस्ट माइनस, बताना क्या? स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस, है ना? ध्यान से बताना है। और टोटल इनपुट या यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, ठीक है? ओके, इस केस में क्या हो रहा है? टोटल कॉस्ट कितनी लगी हुई है? 5000 यूनिट थी, 100 की एक थी, माइनस नॉर्मल लॉस हुआ, उसका स्क्रैप है क्या? नहीं। टोटल इनपुट कितना लगा? 5000 यूनिट, उसमें से कितना? 200 यूनिट लॉस हो जाना था। कितना? 10167 रुपये पर यूनिट। नॉर्मल लॉस हटाने का लॉजिक ये है कि आपको पता है 5000 यूनिट में से 200 तो जानी ही है। जो भी खर्चा आपने किया है वो खर्चा आपको कितनी यूनिट से रिकवर करना पड़ेगा? 4800 से।
है ना, इसलिए आप ऐसा करते हैं कि पूरा खर्चा 4800 यूनिट पे चार्ज कर देते हैं, क्योंकि 200 तो खराब होनी ही है। तो जो 200 पे खर्च हो रहा है वो तो खराब होनी है, चाहे आप बनाए चाहे कोई और बनाए, क्योंकि नॉर्मल लॉस है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो आपके जैसे जितने भी मैन्युफैक्चरर होंगे उनको भी ये नुकसान होता ही होगा। आ रही बात समझ में? अल्टीमेटली हम कितना खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, कितना अमाउंट आ रहा है? हमने 5 लाख खर्च किया, कितनी यूनिट मिलेंगी हमें 5 लाख खर्च करके? 4800 यूनिट मिलेंगी हमें 5 लाख खर्च करके, मिलनी चाहिए, है ना। यानी हमें पूरा 5 लाख कितनी यूनिट से रिकवर करना है? 4800 यूनिट से रिकवर करना। क्या इसमें कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, तो और एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वैसे ही पढ़ा भी होगा कॉस्ट में तुमने। तो हमने ये पहला क्वेश्चन किया, इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट आ गई कितनी? 104.167। दूसरा पॉइंट पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक बताओ। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक जो होगी वो होगी क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इनटू इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। कितनी यूनिट है हमारे पास? बताएं, क्लोजिंग में कितनी यूनिट है हमारे पास? 4700 कि 4800? 47, है ना, क्योंकि बाकी 100 तो और नुकसान हो गया। हमें अल्टीमेटली 200 हो गए, 100 और गया। तो 4700 यूनिट्स है हमारे पास, और एक यूनिट का खर्चा आया है 104.167। कितना आएगा? 489585। ठीक है, फ्रैक्शन रिएक्शन देखते रहना तुम। तीसरा पॉइंट क्या करें हम? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स इनटू इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। एबनॉर्मल गेन को भी ऐसे निकाला जाता है, किस कीमत पे? इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट पे निकाला जाता है नॉर्मल गेन को भी और नॉर्मल लॉस को भी। कितनी नॉर्मल लॉस हुई? देखिए टोटल लॉस कितना हो गया? 300 यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था? 200 यूनिट। कितना एक्स्ट्रा लॉस हो गया? 100 यूनिट। और एक यूनिट बनाने में हमें 140.167 का खर्चा आया और 100 यूनिट हमारी ख़राब हो गई हैं, तो हमें 10416 इतने रुपए का क्या हो जाएगा? नॉर्मल लॉस हो जाए। ठीक है, कोई डाउट किसी को? पक्का? तुम नहीं पूछोगे तो मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए अगर तुम्हें कोई बात नहीं पता तो पूछ लेना, मैं बस एक बार बताऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पढ़ा है। कॉस्ट में प्रोसेस यही तो पढ़ते हो। ये हो गया, तीनों पॉइंट कवर हो गए। ठीक है, बस 2 पॉइंट और बचे हैं तो फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इन्वेंट्री के मेथड पढ़े हैं तुमने? कौन कौन से पढ़े हैं तुमने? FIFO पढ़ा, और कौन सा पढ़ा? वेटेड एवरेज। LIFO ज़्यादा सही मेथड नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। और खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, फील मत लो तुम। डिटेल मेथड तुमने CPT में पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस से फिर माइनस करके GP, फिर क्या निकालते हैं? कॉस्ट निकालते हैं। तो मैं करा दूंगा, इसका एक एग्जांपल है, पूछा कभी नहीं गया। ठीक है, ये कभी नहीं पूछा गया, एक एग्जांपल में करा दूंगा। तो ये हो गया मेथड। अब क्या बचा?